तरंग। तरंग को कितने भागों में बांटा गया? तरंग को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। तरंग को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तरंग को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सी है? एक कहलाती है अपने पास में यांत्रिकी तरंगे। कौन सी तरंगे कहलाती है? यांत्रिकी तरंग। और दूसरी जो तरंग होती है उसको अपन बोलते हैं अयांत्रिकी तरंग। अयांत्रिकी तरंग, यानी तरंगों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक कहलाता है यांत्रिकी तरंगे और दूसरी कहलाती है अयांत्रिकी तरंग। ठीक है, अब यांत्रिकी तरंगे को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? तो यांत्रिकी तरंगों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। उसमें से एक आती है हमारे पास में अनुदैर्ध्य तरंगे। कौन सी आती है? अनुदैर्ध्य तरंगे। और दूसरी आती है हमारे पास में अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी आती है? अनुप्रस्थ तरंग। क्लियर हो गया सभी को? एक आती है अनुदैर्ध्य और दूसरी आती है हमारे पास में अनुप्रस्थ तरंगे। कौन सी आती है? अनुप्रस्थ तरंगे। चलिए बच्चों, अब हमारे पास में आती है अयांत्रिकी तरंगे। अयांत्रिकी तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं। कौन सी तरंगे बोलते हैं इसको? विद्युत चुंबकीय तरंगे। कौन सी तरंगे होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। अयांत्रिकी तरंग को हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। कौन सी तरंगे कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। जल्दी से आप ये छोटा सा डायग्राम बना लीजिएगा, ताकि अब मैं आपको क्वेश्चंस हल कराऊंगा, ताकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तरंगों को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। उसमें से एक है यांत्रिकी तरंगे और दूसरी है हमारे पास में अयांत्रिकी तरंगे। यांत्रिकी तरंग की बात करते हैं तो इसको मुख्य रूप से दो शाखाओं में डिवाइड कर दिया है। इसमें से एक शाखा आती है अनुदैर्ध्य तरंग की और दूसरी शाखा आती है हमारे पास में अनुप्रस्थ तरंग की। अगर अपन अयांत्रिकी तरंगे की बात करेंगे तो वहां पर अपन अध्ययन करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। कौन सी तरंगों के बारे में अध्ययन करेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। बना लिया सबने डायग्राम? छोटा सा डायग्राम बना लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे यांत्रिकी तरंगे। पहला पॉइंट अपन पढ़ेंगे यांत्रिकी तरंगे। यांत्रिकी तरंगे। देखिए यांत्रिकी तरंगे क्या होती है? ऐसी तरंगे जो तीनों माध्यम में संचरित होती है। तीनों माध्यम का मतलब क्या होता है? तीनों माध्यम का मतलब यहाँ ठोस से है, द्रव माध्यम से और गैस माध्यम से। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आप चाहे तो कॉपी कर लेना, और जिनको सीट मिल चुकी है वो घर से कॉपी कर लेना। ऐसी तरंगे जो तीनों माध्यम में संचरित होती है, तीनों माध्यम में संचरित होती है। ऐसी तरंगे जो तीनों माध्यम में संचरित होती है। तीनों माध्यम का तात्पर्य क्या है? तीनों माध्यम का मतलब है कि यहां पर अपन ठोस माध्यम की बात करेंगे, यहां पर अपन ठोस माध्यम की बात करेंगे, यहीं पर अपन द्रव माध्यम की बात कर लेते हैं, और एक जो माध्यम होता है गैस माध्यम की बात कर लेते हैं, है ना? तो ये आप ध्यान रखना। ऐसी तरंगे जो तीनों माध्यम में चलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम यांत्रिकी तरंग कहते हैं। यानी ऐसी तरंगे जो ठोस माध्यम में चल रही हैं, ऐसी तरंगे जो द्रव माध्यम में जा रही हैं, ऐसी तरंगे जो गैस माध्यम से भी गुजर गई हैं, उनको हम कहते हैं यांत्रिकी तरंगे। कौन सी तरंगे कहते हैं बच्चों? यांत्रिकी तरंगे। अब आपको पता होगा यांत्रिकी तरंगों को हम दो भागों में बांटा था। कौन कौन से थे दो भाग? इसमें से एक आ गया था हमारे पास में अनुदैर्ध्य तरंगे। कौन सी तरंगे थी? अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, और दूसरी कौन सी आ गई हमारे पास में? दूसरी तरंग आ गई हमारे पास में अनुप्रस्थ तरंगे। कौन सी तरंगे हो गई? अनुप्रस्थ तरंगे। तो अब अपन अध्ययन करेंगे कि अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है। अब अपन अध्ययन करेंगे कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है। तो आप अगला जो टॉपिक याद रखें, अगला जो टॉपिक लिखे वो लिखे अनुदैर्ध्य तरंगे। यानी अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है उसके बारे में यहाँ पर आपको समझाना जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपने यहाँ तक तो कॉपी कर लिया होगा। अब अपन पढ़ लेते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है। चलो,
यहां पर अब आपके सामने पहला पॉइंट लिख रहा हूं जिसमें ए ऑप्शन लिखा मैंने, अनुदैर्ध्य तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है। सबसे पहले अनुदैर्ध्य तरंगे चलती कैसी है वो आपको यहां समझ लीजिए। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा। बिल्कुल ये देखिए, जो मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, तो कौन से तरंग के माध्यम से पहुंच रही है, ये अनुदैर्ध्य तरंगों के माध्यम से पहुंच रही है। यानी इसका बेस्ट एग्जांपल हम कह सकते हैं कि ध्वनि तरंगे। कौन सी तरंगे, ध्वनि तरंगे। जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो कौन से माध्यम में से ध्वनि तरंगे होती है, उसकी प्रकृति क्या होती है, उनकी प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। कौन सी तरंगे होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे। तो इस प्रकार का तो ये डायग्राम बन जाएगा और एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप ध्वनि तरंगे। ठीक है, इसके अलावा कौन सी तरंग होती है, इसका एग्जाम्पल है भूकंप से उत्पन्न तरंगे। भूकंप से उत्पन्न तरंगे, भूकंप से उत्पन्न तरंगे कौन से कैटेगरी में आती है, भूकंप से उत्पन्न तरंगे भी अनुदैर्ध्य की कैटेगरी में आती है। कौन सी कैटेगरी में आती है, अनुदैर्ध्य तरंगों कैटेगरी में आती है। चलिए बच्चों अब बात करते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंगे होती क्या है। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या बनेगी। इसकी परिभाषा बनेगी जब तरंग गति की दिशा, जब तरंग गति की दिशा, जब तरंग गति की दिशा और माध्यम में कंपन के कणों की दिशा, और माध्यम में कंपन के कणों की दिशा, माध्यम में कंपन के कणों की दिशा समांतर हो, समांतर हो तो उसे हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, उसे हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। बिल्कुल, ये इसके एक बेसिक परिभाषा बनेगी। इसकी परिभाषा बनेगी कि जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा एक दूसरे के अनुदिश हो, समांतर हो, तो ऐसी तरंगों को हम अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। ऐसी तरंगों को हम कौन सी तरंगे कहते हैं, ऐसी तरंगों को हम अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। आपके सामने मैंने एग्जांपल लिख दिया है कि ध्वनि तरंगे कौन से माध्यम आती हैं, कौन सी इनकी प्रकृति कौन सी होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे। भूकंप से उत्पन्न तरंगे कौन सी होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे। क्लियर हो गया। चलिए बच्चों अब बात करते हैं अपन अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है। तो अब मैं आपके सामने बता देता हूं अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है। चलिए अब अपन पढ़ेंगे अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे, चलिए बच्चे जानने की कोशिश करते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जब गति करने वाला कण और माध्यम के कण में संचरित होने वाले कंपनों की गति जब दोनों एक दूसरे के समांतर हो तो वह तरंगे कौन सी कहलाती है, वो तरंगे कहलाती है अनुप्रस्थ। और जब ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है तो वो कहलाती है अनुप्रस्थ तरंगे। जब दोनों एक ही दिशा में होती हैं तो अनुदैर्ध्य तरंगे, और जब दोनों लंबवत होती हैं तो अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो लिख लीजिए इसकी परिभाषा भी, जब तरंग गति की दिशा, लिखो इसकी परिभाषा, जब तरंग गति की दिशा, जब तरंग गति की दिशा और माध्यम में कणों के कंपन की दिशा, माध्यम में कणों के कंपन की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो। जब तरंग गति की दिशा और माध्यम में कणों के कंपन की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो ऐसी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। ऐसी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। ऐसी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं।
कौन से तरंगे कहलाती है? अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। उदाहरण इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा? इसका एग्जाम्पल बनेगा सूर्य से प्राप्त प्रकाश तरंगे। सूर्य से प्राप्त प्रकाश तरंगे, यानी प्रकाश तरंगों की प्रकृति कौन सी होती है? प्रकाश तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ तरंगे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ध्वनि तरंगे किसके अंतर्गत आती है? तो ध्वनि तरंगे आती है अनुदैर्ध्य तरंगों के अंतर्गत। और अगर आपसे पूछ ले कि प्रकाश तरंगे किसके अंतर्गत आती हैं, तो प्रकाश तरंगे आती है अनुप्रस्थ तरंगों के अंतर्गत, क्योंकि तरंग गति की दिशा और माध्यम में कणों के संचरण की दिशा एक दूसरे क्या होती है? लंबवत होती है, इसलिए अपन उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट लिखो, अयांत्रिकी तरंगे। अगला पॉइंट आएगा अपने पास में अयांत्रिकी तरंगे। तो चलिए बच्चों, अपन पढ़ने जा रहे हैं अयांत्रिकी तरंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगला पॉइंट लिखो, अयांत्रिकी तरंगे। अयांत्रिकी तरंगे। चलिए बच्चों, अयांत्रिकी तरंगे। अयांत्रिकी तरंगे का अन्य नाम क्या है? अगर आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना पड़ेगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे। अयांत्रिकी तरंगों का अन्य नाम क्या होगा? अयांत्रिकी तरंगों का अन्य नाम होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। कौन सी तरंग हो जाएगी? विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो लिख लीजिए परिभाषा इसकी, वैसी तरंगे जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ऐसी तरंगे जिसके संचरण के लिए, ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम, ऐसी तरंगे जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। उन्हें हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। यानी प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्या विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में चलती है क्या? तो हमें राइट करना पड़ेगा हाँ, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो निर्वात में गमन करती है। क्या ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन करती है क्या? नहीं, ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं करती हैं, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में गमन करती हैं। तो ध्यान रखना, विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में संचरित होती है। नोट करके लिख लीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, नोट करके लिखो, विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में संचरित होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में संचरित होती हैं। बिल्कुल लिख लीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में संचरित होती है। कहाँ पर संचरित होती है? निर्वात में संचरित होती है, यानी कहने का मतलब ये निर्वात में भी चलती हैं। अच्छा, विद्युत चुंबकीय तरंगे किसके बनी होती हैं? तो आपको याद रखना पड़ेगा फोटोन के कणों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? फोटोन के कणों से। तो आप लिख लीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटोन की बनी होती है। लिख रहा हूं, ये फोटोन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फोटोन की बनी होती है। प्रोटॉन राइट नहीं कर देना, फोटोन। विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटोन की बनी होती है। तो ध्यान रखना, विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटोन की बनी होती है। इन चुंबकीय तरंग दैर्ध्य की परास कितनी होती है? तो लिख लो, इनकी परास 10⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर तक होती है। तो अगर आपसे इनकी परिसर पूछ ले तो इनकी परिसर कितनी होती है? परास कितनी होती है? तो परिसर होती है 10⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर तक। आप ये भी लिख लीजिएगा।
विद्युत चुंबकीय तरंगों की परास होती है -14 मीटर से 10⁴ मीटर तक होती है। इनके गुण क्या होती है? ये उदासीन होती है, ये अनुप्रस्थ होती है, ये प्रकाश के वेग से गमन करती हैं, इसके पास ऊर्जा और संवेग होता है। इनकी अवधारणा किसने दी थी सबसे पहले? तो इनकी अवधारणा किसने दी थी? मैक्सवेल ने दी थी। किसने दी थी? मैक्सवेल ने दी थी। ये इसके मुख्य पॉइंट है, ये इसके गुण हैं। तो आप कॉपी कर लीजिए पहले, यहाँ तक मैं एक बार समझा देता हूँ, वापस कॉपी कर लो एक बार। एक बार सभी स्टूडेंट कॉपी कर लीजिएगा। लिख लिया सबने? देखो अपन पढ़ रहे हैं अयांत्रिकी तरंगे। अयांत्रिकी तरंगे में हम सब अयांत्रिकी तरंगों को और अन्य नाम क्या हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रश्न आता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे किससे मिलकर बनी होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे किससे मिलकर बनी होती है? फोटॉन से मिलकर बनी होती है। प्रश्न आता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की परास कितनी होती है या परिसर कितना होता है? तो इनका प्रेशर कितना होता है? 10⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर पॉजिटिव तक। ठीक है। प्रश्न आता है कि ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उनको अपन क्या बोलते हैं? उनको हम यांत्रिकी तरंगे बोलते हैं। और जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? अयांत्रिकी तरंगे कहते हैं। अच्छा, उन्हें हम विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं। लिखवा दिया मैंने। विद्युत चुंबकीय तरंगे कहाँ पर संचरित होती हैं? निर्वात में संचरित होती है। कहाँ पर संचरित होती है? निर्वात में। अच्छा, इनकी प्रकृति कैसी होती है? तो सबसे पहले इनकी प्रकृति कैसी होती है? ये उदासीन होती है। कैसी होती है? उदासीन होती है। ये प्रकाश के वेग के साथ गमन करती है। ये प्रकाश के वेग के साथ गमन करती है। प्रकाश के वेग के साथ गमन करती है। इनमें स्वयं की ऊर्जा और संवेग होता है। इनमें खुद की ऊर्जा व संवेग होता है। इनमें खुद की ऊर्जा और क्या होता है? इनमें खुद की ऊर्जा और संवेग होता है। यानी खुद की तो ऊर्जा होगी और स्वयं की ही क्या हो जाएगा? संवेग हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये कौन सी प्रकृति को होती है? ये अनुप्रस्थ प्रकृति को होती है। कौन सी प्रकृति को होती है? अनुप्रस्थ होती है। अच्छा, अयांत्रिकी तरंगों के बारे में किसने बताया? तो लिख लीजिए, मैक्सवेल ने बताया। किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया। क्लियर हो गया? चलो अब मैं आपको बता देता हूं कुछ महत्वपूर्ण अयांत्रिकी तरंगे। तो लिखे भैया कुछ महत्वपूर्ण अयांत्रिकी तरंगे। उसमें सबसे पहले लिखो गामा किरणें। उसमें सबसे पहले लिखो गामा किरणें। सबसे पहले क्या आ जाएगा? गामा किरणें। प्रश्न आता है कि गामा किरणों की खोज किसने की थी? किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने की थी। गामा किरणों खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने की थी। बेकुरल ने की थी। अब प्रश्न आता है कि गामा किरणों की तरंगदैर्ध्य परास कितनी होती है? गामा किरणों की तरंगदैर्ध्य परास कितनी होती है बच्चों? 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर तक। ये लिखा हो ना, गामा किरणों की जो तरंगदैर्ध्य परास होती है 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर तक होती है। क्लियर हो गया? अच्छा, गामा किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? कितनी होती है आवृत्ति? 10⁻20 से 10⁻18 हर्ज तक, ये इसकी आवृत्ति होती है। आवृत्ति कितनी होती है? 10⁻20 से 10⁻18 हर्ज। क्लियर हो गया? अच्छा भैया, गामा किरणों का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो अगर आपसे प्रश्न आ जाए तो क्या इसका उपयोग किया जाता है? रेडियो धर्मिता में, नाभिकीय अभिक्रियाओं में, क्योंकि इनकी भेदन क्षमता क्या होती है? बहुत अधिक होती है। इनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। तो लिख लीजिए, इनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। इनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। इनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। पहला क्वेश्चन। दूसरा, इनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? इनका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है?
इनका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? नाभिकीय अभिक्रिया में। और कहाँ पर किया जाता है? और इनका उपयोग कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किया जाता है। तो ये गामा किरणों के बारे में जनरली जो प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको यहाँ बता दिए। सबसे पहले गामा किरणों की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने की थी। इनकी तरंगदैर्ध्य परास कितनी होती है? 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर तक। इनकी आवृत्ति कितनी होती है? 10⁻20 से 10⁻18 हर्ज। इनका उपयोग, इनकी वेदन क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए इनका उपयोग नाभिक की अभिक्रिया कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट है एक्स किरणें। अगला आ रहा अपने पास में, हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगला आ रहा है एक्स किरणें। चलिए बच्चों, अगला आ रहा हमारे पास में एक्स किरणें। चलिए बच्चों, प्रश्न आता है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी? किसने की थी? रॉन्टजन ने की थी। तो एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रॉन्टजन ने की थी। पहला क्वेश्चन का जवाब। प्रश्न आता है कि एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य परास कितनी होती है? 10⁻−10 मीटर से 10⁻−8 मीटर। इनकी तरंगदैर्ध्य परास होती है 10⁻−10 मीटर से 10⁻−8 मीटर तक। क्लियर हो गया सभी के? क्लियर हो गया ना? देखो एक्स किरणें खोज किसने की थी? रॉन्टजन ने की थी। अच्छा, इनकी तरंगदैर्ध्य परास कितनी होती है? 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर। आपसे पूछ ले इनकी आवर्ती कितनी होती है? कितनी होती है? 10 की पावर 18 से लेकर 10 की पावर 16 हर्ज तक होती है। अच्छा बच्चों, आपसे पूछ ले कि इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? चिकित्सा में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? इसका उपयोग चिकित्सा में किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है? एक्सरे करने में। और कहाँ किया जाता है? औद्योगिकी में। कहाँ पर किया जाता है बच्चों? औद्योगिकी में किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छोटे छोटे प्रश्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, इसका उपयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। अगला टॉपिक आपके पास में आ रहा है पराबैंगनी किरणें। क्या आ रहा है अपने पास में? पराबैंगनी किरणें। चलिए अब मैं लिखता हूं आपके सामने पराबैंगनी किरणें। यहां लिखा मैंने तीसरी जो किरणें पढ़ रहे हैं अपन, कौन सी पढ़ेंगे? पराबैंगनी किरणें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, तो पराबैंगनी किरणें। सबसे पहले पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? रिटर ने की थी। किसने की थी? रिटर ने की थी। क्लियर हो गया? तो खोजकर्ता मैंने यहां लिख दिया। अच्छा बच्चों, प्रश्न बनता है इनकी तरंगदैर्ध्य परास कितनी होती है? 10⁻⁸ से 10। इनकी तरंगदैर्ध्य परास कितनी होती है? 10⁻8 मीटर से 10⁻7 मीटर तक इनकी तरंगदैर्ध्य परास होती है बच्चों। अगर आपसे पूछ ले कि इनकी आवर्ती कितनी होती है? 10⁻16 से 10⁻14। 10⁻16 हर्ज से 10⁻14 हर्ज तक। प्रश्न आता है इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? कहाँ किया जाता है उपयोग? इसका उपयोग किया जाता है कहाँ पर? सिकाई करने में। कहाँ पर किया जाता है? सिकाई करने में। क्या करने में किया जाता है? सिकाई करने में। और कहाँ किया जाता है? सिकाई करने का मतलब ही हो गया बैक्टीरिया नष्ट करना। बैक्टीरिया नष्ट करने में, सिकाई करने में इसका प्रयोग किया जाता है। फटाफट से कॉपी कर लीजिएगा। बिल्कुल, सिकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में, बैक्टीरिया को नष्ट करने में। तो लिख रहा हूं सिकाई करने में। अगला है प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में। और क्या आता बच्चों? और आता है बैक्टीरिया नष्ट करने में। बैक्टीरिया नष्ट करने में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो लिख लीजिए पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें, इसकी खोज किसने की थी? रिटर ने। इनकी तरंगदैर्ध्य कितनी होती है? इनकी जो तरंगदैर्ध्य परास होती है बच्चों 10⁻8 मीटर से 10⁻7 मीटर तक होती है।
क्लियर हो गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट बात करेंगे अपन दृश्य विकिरणें यानी दृश्य किरणों के बारे में बात करेंगे। दृश्य किरणों के बारे में बात करेंगे। साथियों याद रखना खोज कभी की, ये अगला जो क्लास में लेकर आऊंगा उसमें समझाऊंगा ताकि आपका सारा, क्योंकि वहां मैं ट्रिक बताऊंगा, तो ट्रिक जब बताऊंगा तो वहां मैं खोज करता हुआ कब खोज की थी तब बता दूंगा, तो वो ट्रिक से याद कर लूंगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ डिटेल से पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं सन नहीं लिखवा रहा हूँ। चलिए अगला कौन सा आ रहा है अपने पास में, दृश्य किरणें। कौन से आ रही है, दृश्य किरणें या दृश्य विकिरण। सबसे पहले आता है दृश्य किरणों की खोज किसने की थी बच्चों, न्यूटन ने की थी। दूसरा प्रश्न आता है इनके तरंगदैर्ध्य परास कितनी है, 3.9 इंटू 10 की पावर -7 मीटर से 3.9 इंटू 10 की घात -7 मीटर से 7.8 इंटू 10 की घात -7 मीटर तक, ये इसकी परास होती है। क्लियर हो गया, आ गया। चलिए आवर्ती कितनी होती है प्यारे बच्चों, आवर्ती कितनी होती है इसकी, 10 की पावर 14 हर्ट्ज से बिल्कुल 10 की पावर 14 हर्ट्ज से 10 की पावर 10 हर्ट्ज तक होती है, ये इसकी आवर्ती होती है। क्लियर हो गया। चलिए बच्चों इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, 12 तक होती है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इसका उपयोग चलिए कई बार देखो 10 की घात 10 भी आ जाता है, कई बार 10 की घात 12 भी आता है, याद रख लेना। क्लियर हो गया। तो 10 की घात 14 हर्ट्ज से 10 की घात 12 हर्ट्ज लिख दो आप। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है दृश्य देखने में। कहाँ पर, दृश्य देखने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, वस्तुओं को देखने में उपयोग किया जाता है। चलिए बच्चों बात करते हैं अपन लघु किरणें की, सॉरी अगली आती है अवरक्त किरणें। कौन सी किरणें आती हैं, अगली आती है अवरक्त किरणें। चलिए बच्चों नेक्स्ट आ रहा अपने पास में अवरक्त किरणें। अगला आ रहा है अपने पास में अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी, हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्लियर हो गया। तो खोजकर्ता का नाम यहाँ। इनकी तरंगदैर्ध्य परास कितनी होती है, तो इनकी तरंगदैर्ध्य परास होती है 7.8 इंटू 10 की घात -7 से कितना है, 10 की पावर -3। मिस्टेक है, हाँ सही है। चलिए बच्चों इसकी तरंगदैर्ध्य परास पढ़ते हैं तो 7.8 इंटू 10 की घात -7 से 10 की घात -3 मीटर तक होती है, ये इसकी परास होती है। क्लियर हो गया। चलिए भैया अगर आपको इनकी आवर्ती रेंज पूछ ले तो आवर्ती रेंज कितनी होगी, 10 की पावर 12 से 10 की पावर 12 हर्ट्ज से 10 की पावर 10 हर्ट्ज तक। क्लियर हो गया। अच्छा प्रश्न आता है कि अवरक्त किरणों का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, कहाँ पर होती है। आपने देखा होगा टीवी का जो रिमोट होता है उसमें जो किरणें होती है वो कौन सी किरणें होती है, अवरक्त किरणें होती है। तो इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है टीवी रिमोट में। कहाँ पर किया जाता है, टीवी रिमोट में किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है, और देखिए ये किरणें ऊष्मीय विकिरणें, ये जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप बढ़ा देती है। इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, रोगियों की सिकाई करने में किया जाता है और टीवी रिमोट में भी किया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों। अगला आ रहा है लघु किरणें। अगला आ रहा है हमारे पास में लघु किरणें। चलिए अगला आता है हमारे पास में लघु किरणें। लघु किरणें सबसे पहला आता है लघु किरणें खोज किसने की थी, किसने की थी, हेनरिक ने की थी, हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। किसने की थी, हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। क्लियर हो गया। अच्छा बच्चों आपसे पूछ ले कि इनकी तरंगदैर्ध्य कितनी होती है, तो तरंगदैर्ध्य कितनी होती है, 10 की घात -3 मीटर से 1 मीटर तक होती है। अच्छा आपसे पूछ रहे इनकी आवर्ती क्या होती है, तो आवर्ती कितनी होती है, 10 की घात -10 मीटर से अच्छा हाँ 10 की घात 10 मीटर से 10 की घात 10 हर्ट्ज से, सॉरी
हर्ज से 10 की घात 8 हर्ज तक होती है। क्लियर हो गया। अच्छा बच्चों, आता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है कि जो आप पढ़ रहे हैं ना, समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले खोज आपको याद होनी चाहिए, फिर तरंगदैर्ध्य परास याद होनी चाहिए, फिर इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, रेडियो, टेलीफोन और टेलीविजन में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है रेडियो, टेलीफोन और टेलीविज़न में उपयोग किया जाता है। कहाँ पर उपयोग किया जाता है, रेडियो, टेलीफोन और टेलीविज़न में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर हो गया बच्चों। चलो कॉपी कर लीजिए फटाफट से। एक और किरण बची हमारे पास में, वो है कौन सी, रेडियो तरंगे। कौन सी है, लघु रेडियो तरंगे। और हमारे पास में अगली आ रही है दीर्घ रेडियो तरंगे। कौन सी आ रही है, दीर्घ रेडियो तरंगे। तो अगला आ रहा है दीर्घ रेडियो तरंगे। कौन सी तरंगे आ रही है, दीर्घ रेडियो तरंगे। हाँ अब बताइए मुझे, सबसे पहला आता है कि दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की, मार्कोनी। याद रखना पड़ेगा, खोज किसने की बच्चों, तो आपको याद रखना पड़ेगा मार्कोनी ने इसकी खोज की। किसने की थी, मार्कोनी ने की थी। क्लियर हो गया। अच्छा दूसरा प्रश्न बनेगा, इनकी तरंगदैर्ध्य कितनी होती है, 1 मीटर से कितनी होती है तरंगदैर्ध्य, 1 मीटर से लेकर 10 की पावर 4 मीटर तक। आपसे पूछ ले बच्चों कि इनकी आवृत्ति क्या होती है, 10 की पावर 6 से 10 की पावर 4 10 से 10 की पावर 4 हर्ज तक। आवृत्ति हमेशा हर्ज में चलेगी, याद रखना, ठीक है। चलिए बच्चों, अब आता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। कहाँ किया जाता है उपयोग, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इसका उपयोग भी रेडियो टेलीविज़न में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, रेडियो और टेलीविज़न में किया जाता है। तो रेडियो एंड टेलीविज़न में, रेडियो और टेलीविज़न। क्लियर हो गया। तो साथियों आज की क्लास में हमने तरंग के बारे में अध्ययन किया है, और जो कल मैं क्लास लेकर आऊँगा उसमें अपन ध्वनि तरंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद तो मैं करता हूँ कि आज की क्लास आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। आपने मेरी क्लास में साथ के साथ नोट्स बना लोगे। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।